हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट। इससे पहले हमने इस चैप्टर के लिए 3 वीडियोस बनाई थी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक डाल दूंगा। तो अगर आपने वो वाली नहीं देखी है तो पहले आप जा करके उनको ज़रूर देखना, क्योंकि उसको देखे बिना ये समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ तो आज हम शुरू करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इससे पहले हमने डिफ्यूजन प्रेशर, टर्जल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर पोटेंशियल, डीपीडी, ये सारी चीज़ें समझी हुई हैं, ठीक है ना। तो कौन कहाँ ज़्यादा होता है, कौन कहाँ कम होता है, ये वाली चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, पार्ट 1, 2, 3 करके आपको मिलेगा, वो 3 वीडियो वहाँ से देख लेना। तो आज की वीडियो जो रहेगी ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट रहेगा। इसमें भी हम बेसिक्स पहले देखेंगे, फिर बाद में जाकर के समझेंगे कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में दो चीज़ें आती हैं, जैसे कि फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट भी आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, जाइलम का भी आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। दोनों के लिए ही एक बात बहुत ज़रूरी है कि दोनों में ही आपको ट्रांसलोकेशन देखने में मिलेगा। तो वैसे लोग जो है ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना ट्रांसलोकेशन जो वर्ड है वो आपका दोनों पे ही लगता है। दोनों में ही आपका मास फ्लो हो रहा होता है, चाहे फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, चाहे जाइलम से हो रहा होता है। क्योंकि यहाँ पर आपका इस तरह का ट्रांसपोर्ट है कि ना तो ऐसा है भी कोई चीज़ खुद से डिफ्यूज होके जा रही होती है। डिफ्यूजन से काम चलता नहीं है, क्योंकि डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस होता है, उससे तो प्लांट में कुछ कुछ पहुँचने में बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो ये एक इस तरह का ट्रांसपोर्ट है जिसमें कि मान लो जैसे एक नदी बह रही होती है, और नदी में मान लो आपने नदी में कुछ सामान रख दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई सभी लोग चीज़ें जो है अपने अपने रेट से डिफ्यूज़ होंगी, नदी के अकॉर्डिंग सब चलेगा। तो ये मास फ्लो है, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों में ही मास फ्लो चलता है, ट्रांसलोकेशन दोनों में ही होता है। तो यहाँ भी हम जो है पहले बेसिक्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट समझेंगे, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और इस तरह की चीज़ें समझेंगे। बाद में हम जा करके एसेंटॉप, सेप एंड प्रेशर फ्लो मॉडल जो है फोटो फ्लोएम वाला वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो करते हैं आज की वीडियो शुरू। एक बार फिर से सुन लो, पहले के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लेना, वहाँ मिल जाएगा। तो ये है आज का टॉपिक, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर एक फोटो लगा हुआ है, इस फोटो से थोड़ी बहुत जानकारी अभी लेते हुए चलते हैं। देखो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ रूट हेयर दिख रहा होगा, ज़मीन के साथ जो कांटेक्ट में होता है वो आपका रूट हेयर ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और रूट हेयर आपको पता है, रूट हेयर जो है वो आपका किसका मॉडिफिकेशन होता है। रूट हेयर जो है वो आपका एपिडर्मल सेल का मॉडिफिकेशन होता है, जिसमें कि डीपीडी की मात्रा हाई होती है। अब ये डीपीडी क्या है, तो आप ये पिछली वीडियो से देख लेना। सक्शन प्रेशर आप इसे समझ सकते हैं, जहाँ पर वाटर पोटेंशियल काफ़ी निगेटिव होता है। अगर मान लीजिए अंदर का वाटर पोटेंशियल जो है वो काफ़ी निगेटिव होगा, तभी पानी जो है वो बाहर से अंदर जाएगा। ये वाली चीज़ आप दिमाग में डाल लेना। और ये वाली बात दिमाग में डाल लेना कि यहाँ जो रूट हेयर है इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होगी, तभी वाटर जो है वो ग्रेडियंट को फॉलो करेगा, तभी वाटर जो है आपका बाहर से ज़मीन से अंदर जाएगा। तो यहाँ दो बातें हैं, दो बातों का आप ध्यान में रखेंगे किसी भी प्लांट में पानी चलने के लिए, जाने के लिए। एक तो ये वाली बात है कि भाई या तो भाई रूट हेयर के अंदर या फिर एपिडर्मल सेल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट हो, सीधी बात है। सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो अंदर डीपीडी ज़्यादा होगा, अंदर वाटर पोटेंशियल निगेटिव होगा, अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी, अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई होगा। ये वाली बातें आप सब दिमाग में डाल लेना। और फिर पानी जो है ग्रेडियंट को फॉलो करेगा, बाहर से पानी अंदर की तरफ जाना शुरू होगा। अब यहाँ दो बातें हैं, मेन बात ये है जानने वाली कि रूट हेयर के अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा कैसे हुई होगी, ठीक है। तो रूट हेयर के अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा ऐसे हुई होगी कि ज़मीन से एक्टिवली एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करके, मतलब एनर्जी लगा लगा के रूट हेयर में सॉल्यूट डाला गया होगा। क्योंकि देखो यार, रूट हेयर में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होगी तब तो वाटर जाएगा, और अंदर हाई कंसंट्रेशन होगी तो बाहर लो होगी। अब लो टू हाई किसी को भेजोगे तो आपको एटीपी का खर्चा करना ही पड़ेगा, वहाँ एटीपी लगेगा। एटीपी लग लग के आपके रूट हेयर के अंदर भरे जाएंगे सॉल्यूट, फिर ग्रेडियंट को फॉलो करेगा वाटर, और फिर वाटर अंदर जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि अगर आपको पता हो ट्रांसपायरेशनल पुल के बारे में हल्का फुल्का, कि ट्रांसपायरेशनल पुल लगेगा ऊपर से, यहाँ से लीफ से यहाँ, इसके बारे में आगे चल के बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, अभी हम तो यहाँ देख रहे हैं ऐसे ही। ट्रांसपायरेशन होता है, यहाँ से ट्रांसपायरेशन होगा, फिर पानी निकलेगा, और फिर वो जो जो निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक एक प्रेशर होता है जो कि कहाँ लगेगा, जाइलम पर लगेगा, फिर जाइलम से पानी जो है वो ऊपर की तरफ खींचेगा। तो ये दो बातें हैं, जब पानी खींचता है तो फिर पानी पैसिवली मूव करता है, फिर ये जो है रूट हेयर के अंदर सॉल्यूट भरने की आवश्यकता नहीं होती। और अगर मान लीजिए ऐसा है कि
ट्रांसपर्शनल पुल लगा हुआ है, तो ऐसे टाइम पर आपका पैसिवली काम होता है। एक्टिवली तब होता है जब आपका ट्रांसपर्शनल पुल ना लगा हो, मतलब बहुत कम हो रखा हो, कितना भी कम हो वो काम करता ही है। लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट में आगे चल के मैं बताऊंगा जहाँ पर आपको ये वाली चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी कि रूट हेयर के अंदर सोल्यूट बढ़ाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर पानी जो है वो कोर्टेक्स से होता हुआ यहाँ से आगे जाएगा, फिर एंडोडर्मिस पे पहुँचेगा। एंडोडर्मिस के बाद उसका पाथ कैसा होता है, हम यहाँ पाथ देखेंगे, पाथ ऑफ वाटर समझेंगे कहाँ पर कैसा होता है। फिर पेरिसाइकिल जाता है, फिर प्रोटोजाइलम में जाता है यहाँ पर, और फिर आगे जाता है। ठीक है ना, तो इसी को हम आगे समझने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना अभी के लिए बात। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, यहाँ लिखा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल थ्रू द जाइलम वेसल, ये सबको पता है। इस बल्क मास, तो बल्क में मास में ये वाली बात थोड़ा बच्चों को दिक्कत देती है। बच्चों को लगता है कि भाई मास फ्लो जो है केवल फ्लोएम के अंदर होता है, तो ऐसा नहीं है, मास फ्लो जाइलम में भी होता है। Along with the water, mineral and other chemical are also transported. That is why ascent of sap, इसको अपने क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ascent of sap कहते हैं, क्योंकि साथ साथ जो है ऐसा तो है नहीं खाली पानी जा रहा होता है, पानी के साथ में मिनरल विनरल सब सामान जा रहा होता है, तो ये इसलिए ascent of sap कहलाता है। Absorption of water and mineral is separate but conditioned together, all together. In absorption of water, firstly adsorption then absorption, तो पहले adsorption होता है फिर absorption होता है, ये वाला पॉइंट आप दिमाग में रखना। ठीक है, पहले एड्जॉर्ब होता है फिर एब्जॉर्ब होता है, सीधा सीधा ये है कि पहले इम्बाइबिशन होता है उसके बाद पानी जाना शुरू होता है। ऑल इट अगर ड्यू टू द डीपीडी विच इज हाईएस्ट इन मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ एंड लोवेस्ट इन रूट सेल, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ये कह रहे हैं कि ये इसलिए हो रहा होता है एसेंट ऑफ सैप कि डीपीडी जो है वो पत्तियों में बहुत ज़्यादा होता है। अब पत्तियों में डीपीडी हाई होने का मतलब ये है क्योंकि पत्तियों में सॉल्यूट बन रहा होता है, आपको पता है फूड बन रहा होता है। सॉल्यूट बनने के कारण जहाँ सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो रही होती है वहाँ डीपीडी की मात्रा हाई हो रही होती है, और डीपीडी जो हाई होता है तो उसका मतलब है कि सक्शन प्रेशर हाई होता है, तो पानी खींचता है। ठीक है ना, पानी फिर खींचेगा और ऊपर से ट्रांसपर्शनल पुल भी लगेगा, और ट्रांसपर्शनल पुल उसको और खींचेगा, तो पानी जो है प्लांट में ऊपर चढ़ता रहता है मास फ्लो में। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैन बी ऑफ टू काइंड, दो तरह का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो सकता है। कैसा कैसा, एक पैसिव और एक एक्टिव। जैसे पैसिव में देखेंगे तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये बात आप ध्यान रखना, हाई टू लो। अगर मान लो पैसिव है तो कैसा होगा, हाई टू लो होगा। एंड वाटर एब्जॉर्ब थ्रू द रूट। नेक्स्ट है फास्ट एंड एपोप्लास्टिक मूवमेंट ट्रांसपायरेशन ड्रॉन प्रोसेस मोस्ट कॉमन 97%। देखो यार ये वाली बात आप ध्यान रखना, ये कह रहे हैं कि जब आपका पैसिव मूवमेंट हो रहा होता है ज़्यादातर जो है वो एपोप्लास्टिक पाथ को यूज करता है। तो आप आगे चल के पढ़ोगे एपोप्लास्टिक पाथ कैसे होते हैं। तो एपोप्लास्टिक पाथ वो होते हैं जो आपके नॉन लिविंग कॉन्ड्यूट्स होते हैं, नॉन लिविंग चैनल्स होते हैं, यानी सेल वॉल के थ्रू जा रहा होता है, इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू जा रहा होता है। और दूसरी बात ये है कि 97% रोल जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट के दौरान वाटर के वो आपका ट्रांसपायरेशनल पुल का है। तो ट्रांसपायरेशनल पुल, देखो एक बात है, ऊंचे प्लांट में पानी चढ़ाने के लिए ट्रांसपायरेशनल पुल ही होता है जो कि उत्तरदायी है, रेस्पॉन्सिबल है। उस टाइम पर आपका नीचे से जो है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो लग रहा होता है वो बहुत कम होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होती है। इन डे टाइम एट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डिपेंड अपॉन द डीपीडी, तो ये एक बात है कि डीपीडी पर डिपेंड करता है। सही बात है भाई, डीपीडी तो ज़्यादा होना ही चाहिए तभी खींचेगा पानी, क्योंकि डीपीडी की जरूरत नहीं होगी तो क्यों खींचेगा, ऐसा तो है ही। इधर है एक्टिव, एक्टिव में क्या लिखा है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय द रूट, सही बात है। स्लो होगा, सिंप्लास्टिक होगा। सिंप्लास्टिक मतलब ये, क्योंकि ये क्या मतलब है कि जैसे मेम्ब्रेन के अंदर से होके जाएगा, क्योंकि ये क्या ग्रेडियंट, ये क्या फॉलो करेगा, पंप वगैरह फॉलो करेगा, भी आयंस को फॉलो करेगा, आयंस कहाँ जा रहे होते हैं तो उसको फॉलो करेगा, तो फिर वैक्यूअल भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो इसका मतलब कैसा बात हो जाएगा, सिंप्लास्टिक पाथ हो जाएगा। एंड लेस कॉमन इन नाइट एब्सेंस ऑफ सनलाइट, तो रात में आपका जो प्रेशर लग रहा होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से लग रहा होता है, जो मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि सॉयल का जो आपका रूट हेयर है, रूट हेयर के अंदर भाई पहले सॉल्यूट डालो, फिर सॉल्यूट डालने के बाद ऐसा करो कि भाई उसके अंदर आपका क्या बोलते हैं उसको, पानी जाएगा। सोल्यूट डालने के लिए आपको उसको एक्टिवली डालना पड़ेगा, एनर्जी लगा लगा के डालना पड़ेगा, तब जा करके वाटर जाएगा। तो रात को क्योंकि ट्रांसपर्शनल पुल तो है नहीं, तो फिर यही होगा। ठीक है ना।
इंडिपेंडेंट ऑफ डीपीडी, ठीक है। तो डीपीडी से इंडिपेंडेंट रहता है भाई, ऊपर मान लो ऊपर खाना बन रहा है, पत्तियों में नहीं बन रहा है, ये एक अलग बात है। लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखना, रूट हेयर का डीपीडी तो बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना तो पानी जाएगा नहीं, ये तो गारंटी बात है। नेक्स्ट है पाथ ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो पाथ में जाओगे तो आपको दो पाथ मिलने वाले हैं, एक एपोप्लास्टिक पाथ होता है, एक सिम्प्लास्टिक। आप ध्यान से देख सकते हो इन दो डायग्राम्स के अंदर, एपोप्लास्टिक पाथ जब आप देखोगे तो एपोप्लास्टिक में आपको दिखेगा कि जो पानी है आपका वो या तो सेल वॉल से निकलता हुआ दिखाया मैंने, या फिर वो स्पेस से निकलता हुआ दिखाया है, जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। तो ये एक तरह का नॉन लिविंग जो पार्ट है, मतलब नॉन लिविंग चैनल जो है, वहाँ से पानी होकर के गुजर रहा है नॉन लिविंग चैनल से, तो इसलिए कैसा पाथ है, ये एपोप्लास्टिक पाथ होगा। दूसरा है आपका सिम्प्लास्टिक पाथ, जिसमें कि आप देखो मैंने सेल के अंदर से निकाला है, मे बी ये वैक्यूल के अंदर से भी गया हो, तो ये दो तरह का हो सकता है। वैक्यूलर सिम्प्लास्टिक हो सकता है, जिसमें कि आपने प्लाज्मोडेस्माटा का यूज किया होगा। दूसरा आपने जो है मेम्ब्रेन के वैक्यूल के अंदर से टोनोप्लास्ट से होकर गुजरा होगा, यानी सेल की वैक्यूल के अंदर से होकर गुजरा होगा। तो वैक्यूल भी यूज कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो नॉन वैक्यूलर सिम्प्लास्टिक और वैक्यूलर सिम्प्लास्टिक दो तरह का पाथ हो सकता है। ये स्लो होगा क्योंकि देखो मेम्ब्रेन को पार करेगा, ठीक है, तो ये स्लो तो होगा ही। तो एपोप्लास्टिक पाथ जो है वो तेज होते हैं थोड़े। यहाँ लिखा है कि जो एपोप्लास्टिक पाथ्स हैं उनमें आपका प्लाज्मोडेस्माटा इन्वॉल्व नहीं होते, इनमें इन्वॉल्व होते हैं। एटीपी नहीं लगता, यहाँ लग सकता है। इनिबिटर नहीं काम करते, यहाँ करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है मेम्ब्रेन पार करी जाएगी, चैनल वैनल होंगे, प्रोटीन के जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट वगैरह होगा। यहाँ ये नॉन वैक्यूलर है, ये वैक्यूलर हो सकता है, नॉन वैक्यूलर हो सकता है, ये फास्ट होगा, ये स्लो होगा। थ्रू द डेड सेल वॉल, नॉट थ्रू द सेल वॉल, तो ये डेड सेल वॉल के थ्रू होकर के जाता है, और इसमें जो है आपका सेल वॉल का प्रयोग नहीं होता है। तो सेल वॉल वाला जो होगा वो आपका नॉन लिविंग मैटर होगा, और जो नॉन सेल वॉल वाला है वो लिविंग मैटर से होकर जा रहा है। यहाँ एक डायग्राम है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। डायग्राम में आप देखो जो सिम्प्लास्टिक पाथ है वो आपका प्लाज्मोडेस्माटा से होकर गुजर रहा है, पेन बदल लेते हैं इससे, प्लाज्मोडेस्माटा से होकर जा रहा है। और जो आपका एपोप्लास्टिक पाथ है ये दिखा है बाहर, जो ग्रीन वाला पार्ट है ये एपोप्लास्टिक पाथ है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें एक पॉइंट है छोटा सा जो कि आपको ध्यान देना है। जो आपकी एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस पर आपको पता है कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, क्योंकि सुबेरिन की बनी होती है। तो सुबेरिन की बनी हुई कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो किसी को भी जाने नहीं देती, इजाज़त नहीं है कि यहाँ से होकर गुजर जाओ, क्योंकि एक तरह की वैक्स है। तो यहाँ पर आकर के एक खास बात होती है कि एंडोडर्मिस पर आकर के अल्टीमेटली जो ट्रांसपोर्ट है, अगर वो यहाँ से भी हो रहा है तो उसको मेम्ब्रेन में जाना ही पड़ता है, मतलब सिम्प्लास्टिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इसके यानी जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है इससे पार नहीं हो सकता, तो उसको अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक पाथ में कन्वर्ट होना ही पड़ता है। तो ऐसे बोलते हैं कि एंडोडर्मिस की वो सेल जो आपकी प्रोटोजाइलम के पीछे होती हैं, वो आपकी पैसेज सेल होती हैं, वो आपकी ट्रैफिक पुलिस होती है, वो आपके कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। दे विल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट विल गो थ्रू द सिम्प्लास्ट, जो कि अंदर जाएगा उसको कंट्रोल करेगी। ऐसा नहीं है कि भाई आओ जाओ चक्कर कोई है नहीं कि निकल जाओ जो भी जाओ। तो ये एंडोडर्मिस का काम होता है कि वो एक कंट्रोल पॉइंट की तरह काम करती है। ये एक सवाल है एक्चुअल में तो कि कंट्रोल पॉइंट पैसेज सेल्स कौन होती हैं। एंडोडर्मिस की सेल होती है जो आपकी पैसेज सेल कहलाती हैं, जो कि आपकी उसके पीछे होती हैं प्रोटोजाइलम के। यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के दो फोटो दिखाए हैं, इससे आप एक बात थोड़ा सुन लो ध्यान से कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद करती होती है, ठीक है, सिम्प्लास्ट को मदद करती होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है एक सेल का दूसरी सेल में जाता होता है, तो कहीं ना कहीं ये सिम्प्लास्टिक पाथ को ऐड करती है, यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से सिम्प्लास्टिक पाथ जो है वो ऐड होता है, उसमें सपोर्ट मिलती होती है, ठीक है। तो यहाँ दो तरह का सिम्प्लास्टिक पाथ आपको दिखाया गया है, एक तो दिखाया है रोटेशन साइक्लोसिस, एक है सर्कुलेशन साइक्लोसिस। तो ये दो वर्ड ध्यान रखना। रोटेशनल का एग्जांपल वेलिसिनेरिया है, हाइड्रिला है, और आपका यहाँ साइक्लोसिस का कॉमेलिना है, ट्रेडिस्केंसिया है। तो रोटेशनल में देखो ये क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और जो आपका ये वाला है जो सर्कुलेशन वाला है वो इधर का उधर जाता रहता है, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ ना घूम करके अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, या इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो ये दो तरह का होता है, इसमें डायरेक्ट एग्जांपल आपको लर्न कर लेना है। मेरे ख्याल से तो हाइड्रिला का ही पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी इसी को फोकस करती होती है, हाइड्रिला को। तो आप ध्यान रखना हाइड्रिला में साइक्लोसिस होता है, ठीक है, और आपका दूसरे में क्या होता है वो सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को अफेक्ट करते होते हैं। जैसे लिखा है फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेम्परेचर शुड बी 25 to 30 डिग्री सेल्सियस।
If flooding is caused, then water soil becomes saline, where decomposers will not grow and mineral cycling will be stopped. तो ये पता ही है आपको कि अगर कहीं पानी भर जाता है तो वहाँ सॉल्ट्स जो है वो ऊपर आ जाते हैं ज़मीन के, तो उसकी वजह से वहाँ डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है, मिनरल साइकिलिंग नहीं होती है, क्योंकि सोल्टी कंडीशन हो जाएगी, सलाइन बन जाएगा, तो वहाँ पर जो नॉन सलाइन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नहीं रह पाते हैं। ठीक है, इन सलाइन सोइल O2 एब्सेंट हो जाती है एंड हेंस रूट हेयर विल नॉट ग्रो, मोर सोल्यूट डिक्रीज डिफ्यूजन, सोल्यूट आपका ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से पानी फिर अंदर जाना बंद हो जाएगा, मतलब ज़मीन में सोल्यूट ज़्यादा हो जाएंगे, रूट हेयर में सोल्यूट कम हो जाएंगे, तो कंपैरेटिवली पानी की मात्रा जो है वो उल्टा रूट से पानी बाहर आ सकता है, ये बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप हमने पहले ही बताया था, एसेंट ऑफ सैप हम इसे क्यों बोलते हैं, तो हम इसे एसेंट ऑफ सैप इसलिए बोलते हैं, जाइलम वाला जो ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इसमें खाली पानी जाइलम से ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, इसमें पानी के साथ में मिनरल और हार्मोन्स और 10 चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, यानी जो सैप है एक्चुअल में सैप ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, खाली पानी ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। ठीक है ना बात। तो इसके लिए कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन जो मेन थ्योरी है वो आप पढ़ोगे, कोहेसन एडिशन वाली जो थ्योरी है, जो डिक्सन जोली का जो थ्योरी था, वो वाली थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मतलब वही पढ़ाई जाती है, सवाल भी उसी के आते हैं। वैसे बहुत सारी थ्योरी लोगों ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग थ्योरीज दी हैं, तो एक आधे सवाल ये आ सकता है कि ये थ्योरी किसने दी थी या फिर ये थ्योरी क्या कहती है, ऐसा कुछ आ जाए तो आ जाए, लेकिन डिक्सन जोली वाली का ही सवाल आता है, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो वाटर की प्रॉपर्टी वगैरह पूछते हैं, कोहेसिव एडेसिव प्रॉपर्टी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, सरफेस टेंशन, इस तरह के कुछ सवाल बनाते हैं जो कि इसमें मदद करते हैं, बाकी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता। तो देखते हैं थ्योरीज, कुछ थ्योरीज यहाँ मैंने बताई हैं, जिसमें से एक आधे नाम को आप याद करने की कोशिश कर लेना, अगर हो जाए तो। क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू गोल्डविस्की, तो ये साइंटिस्ट का नाम याद रखोगे, वाइटल फोर्स थ्योरी है। Parenchymatous cortical cell generate the vital force and it is called the relay pump or clambering force theory। तो ये कह रहे भाई पानी चढ़ाने का जो काम है वो कोर्टिकल सेल्स में होता है, ये कुछ फोर्स जनरेट करती हैं जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि थ्योरी बिल्कुल नाजायज है, कोई किसी काम की नहीं है। एक थ्योरी है जेसी बोस थे, इन्होंने दो पता नहीं क्या करंट वरेंट चेक कर लिया था, मतलब इन्होंने जो है 2 इलेक्ट्रोड वगैरह लगा करके इलेक्ट्रिक प्रॉप्स का यूज करके उसमें डाल दिए थे, और वहाँ इन्होंने देखा था कि जो मीटर वीटर था इनके पास कि उसमें जो है करंट है कुछ ऐसा, तो इन्होंने कहा भाई इसमें करंट होता है, पल्स होती है, जिसकी वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये भी नहीं है काम की बात। अकॉर्डिंग टू जेसी बोस, वाटर राइज अप ड्यू टू द पल्सेटरी एक्शंस एंड ही डिजाइन्ड द इलेक्ट्रिक प्रॉब apparatus, inserted the needle into the cortex of the stem, observed the oscillation of needle। तो इन्होंने गैल्वेनोमीटर में देखा भाई कि यहाँ तो जो है करंट जनरेट हो रहा है जो पानी चढ़ाता होगा, तो ये भी नहीं थी, ये भी चली नहीं है। नेक्स्ट है रूट प्रेशर थ्योरी। तो इस रूट प्रेशर थ्योरी से पहले आपको मैं थोड़ा सा रूट प्रेशर के बारे में बता देता हूँ। देखो आपको ये जरूर पता होगा, अगर हम वैसे ही देखें, मतलब हल्की सी छोटी समझने की बात है कि मान लो ये कोर्टिकल सेल है, इसमें पानी आ गया है, यहाँ पे वाटर पीछे से आ गया मान लो यहाँ, अब आपका कोर्टिकल सेल से फिर अगली सेल होगी, फिर अगली सेल में पानी जाएगा, तब अगली सेल में पानी जाएगा तो इसका टीपी इंक्रीज होगा, टीपी बढ़ेगा, सीधी बात है, डीपीडी इसका लो हो जाएगा। तो टीपी जो होगा वो किधर लगता है, अगर आपको पता हो, टीपी जो है वो दीवार की तरफ लगता है, यानी मेम्ब्रेन जो प्रेशर दीवार पर लगा रही होती है, जब सेल टर्जिड होती है, when it have full of water, then the membrane will apply some pressure towards the wall and that is called the turgor pressure। तो अगर आप अपने दिमाग में ये डाल लो कि टीपी इधर से इधर लग रहा है और एक सेल से पानी जा रहा है अगली में, मान लो हम कह रहे हैं डीपीडी अगली का ज्यादा है, तो ये खींचेगी, डीपीडी की वजह से खींच रही होती है, मेन तो कारण, मेन वाटर का जो खींचना है जाना है वो डीपीडी है, लेकिन टीपी पीछे से लग रहा होगा ना, तो वो आप ऐसा फील करेंगे कि एक पॉजिटिव प्रेशर है जो पीछे से पानी को आगे धकेल रहा होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो वो टीपी यानी प्रेशर पोटेंशियल के कारण ऐसा हो रहा होता है, उसी को आप क्या समझे, रूट प्रेशर समझेंगे। ठीक है, तो रूट प्रेशर लग रहा होता है, लेकिन रूट प्रेशर से प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे जैसे मान लो एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल पानी जा रहा होता है, तो हर एक सेल अपना कुछ सॉल्यूट भी उसमें ऐड करती है, और आपको मैंने वाटर पोटेंशियल पढ़ा रखा है, जिन्हें नहीं पढ़ा तो वो वीडियो में जाकर के देख लें। वाटर पोटेंशियल ये है कि भाई वाटर पोटेंशियल की दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसके अंदर सॉल्यूट कितना है और एक उसका प्रेशर पोटेंशियल कितना है। प्रेशर पोटेंशियल को आप डायरेक्टली टीपी समझ लें,
और सॉल्यूट को सॉल्यूट पोटेंशियल समझने। तो भाई जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना निगेटिव वाटर पोटेंशियल होगा, यानी उसकी पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो गई है, अब वो आगे नहीं जाने वाला। तो धीरे धीरे जैसे सेल से जाइलम तक वाटर जाएगा तो इसमें क्या होगा, वाटर पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, बहुत ज़्यादा कम 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 होता चलेगा और ये आगे नहीं जाएगा। तो ये जो रूट प्रेशर जो लग रहा है टीपी के कारण जो लग रहा है पीछे से प्रेशर, पॉजिटिव जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं लगता, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक घास वाले प्लांट जो होते हैं, छोटी हाइट के जो प्लांट होते हैं, उनमें आराम से आपको रूट प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन लंबी हाइट का जो प्लांट होता है उसमें रूट प्रेशर का रोल इतना ही होता है कि जो जाइलम का वाटर कॉलम है कि वो उसको वाटर कॉलम को कंटिन्यू बनाए रखे, इसके अलावा उसका रोल नहीं होता है। मतलब जाइलम का जो वाटर कॉलम है उसको कंटिन्यू बनाए रखने का काम किसका होता है, वो आपका होता है रूट प्रेशर का। तो लंबी ऊंचाई के जो प्लांट होते हैं, ऊंचे प्लांट जो होते हैं उनमें, जो छोटी हाइट के प्लांट होते हैं उनमें रूट प्रेशर पानी ट्रांसपोर्ट कर देगा, सही बात है। लेकिन लगता देखो ऐसा है, छोटी हाइट के प्लांट में भी लगेगा दिन में ट्रांसवर्सल पुली, लेकिन हाँ अगर आप चेक करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आपको वहाँ आराम से रूट प्रेशर चेक हो जाएगा, ठीक है ना, छोटी हाइट के प्लांट में। क्योंकि रूट प्रेशर की जो जो मैग्नीट्यूड है वो इतना हाई नहीं होता कि वो बहुत ऊपर तक लगे। 300 फीट के ऊंचे प्लांट होते हैं, सिकोया है, यूकेलिप्टस है, तो वहाँ कहाँ लगेगा, ठीक है ना भाई, ये वाली बात है। तो यहाँ रूट प्रेशर के बारे में लिखा है, तो इन्होंने कहा भी रूट प्रेशर पानी चढ़ाता है। हाँ चढ़ाता है भाई, लेकिन सभी प्लांट में ये थ्योरी लागू नहीं होती, ठीक है। ये लिखा है लिविंग कोर्टिकल सेल ऑफ द जनरेट द प्रेशर नोन एज द रूट प्रेशर मेजर्ड बाय मैनोमीटर। ऐसा एक सवाल आएगा तो आप कर देना। इट इज एक्टिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पॉजिटिव इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। जनरेटेड इन नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग हैव लो मैग्नीट्यूड। तो भाई देखो पता क्या है, नाइट में ट्रांसपर्सन पुल होगा नहीं। अब नाइट में छोटी हाइट के प्लांट में आपको ये आराम से दिख जाएगा, क्योंकि एक चीज होती है गटेशन, आप आगे पढ़ोगे, पत्तियों के किनारे पे छोटे छेद होते हैं, वाटर पोर्स होते हैं, उनमें से कुछ सॉल्यूशन ऊज आउट होता हुआ दिखाई देगा, बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा आपको। जो सॉल्यूशन बाहर निकल रहा होगा पत्तियों से छोटी हाइट के प्लांट में किनारे से, तो वो किस कारण से निकलेगा भाई, ट्रांसपर्सनल पुल तो लगा नहीं है रात को, तो रात को उसमें क्या लगा होगा, रूट प्रेशर लगा होगा, जो पानी उसमें ऊपर चढ़ाने में मदद कर रहा है। इस तरह एक बात है कि अगर आप एक स्टेम लें, उसको स्टेम को नीचे से काट लें, यहाँ से काटने पर आपको स्टेम में ऊपर से कुछ सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई देगा। क्यों, कैसे निकल रहा होगा, क्योंकि रूट प्रेशर लगा होगा, पत्तियां हैं नहीं, तो भाई बिना पत्तियों के तो निकलेगा नहीं, तो वो क्या लगा होगा, वहाँ भी रूट प्रेशर लगा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना, जनरेटेड एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, तो सुबह सुबह ट्रांसपर्सनल पुल नहीं होता तो आपको दिखेगा। ये करता क्या है, ये एक अच्छी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बनेगा पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है। इट रीस्टैब्लिश द ब्रोकन वाटर कॉलम ड्यू टू द एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन बाय पुशिंग द वाटर एक्टिविटी। तो भाई देखो ऐसा है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में रूट प्रेशर लग रहा हो, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांसपायरेशनल पुल लग रहा होगा ना ऊपर से, तो वाटर कॉलम टूट जाता है हल्का फुल्का। तो उस वाटर कॉलम का जो ब्रेक हुआ है बीच में, उसको फिल करने का, गैप को भरने का काम किसका होगा, रूट प्रेशर का होगा, ठीक है। बाकी 97% पानी चढ़ाने का कार्य ट्रांसपायरेशनल पुल का होता है। इफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज, अगर ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा तो रूट प्रेशर डिक्रीज होगा। तो भाई सही बात है, रूट प्रेशर का तो रोल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपायरेशनल पुल इतना खतरनाक होता है कि ये जमीन तक लगता है। फिर पानी का जो जमीन से पानी का प्लांट में आना है वो पैसिव होगा, सब पैसिव हो जाएगा। फिर वो भी थ्योरी खत्म हो जाएगी एक्टिव वाली मैटर, ठीक है। वो एक्टिव वाला मैटर तभी तक लगता है जब रूट प्रेशर है, मतलब जब तक आपका ट्रांसपेरेंस पुल की वैल्यू हाई नहीं हुई तब तक। इन पाइनस रूट हेयर हैर एब्सेंट बट वाटर राइज अप। तो ये देखो रूट प्रेशर, ये कह रहे भाई पाइनस में रूट हेयर होते भी नहीं है, फिर भी पानी चढ़ता होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, रूट प्रेशर ही चढ़ाता है। एक चीज़ है गटेशन एक अच्छा सवाल बनता है, बहुत बड़े सवाल है, ध्यान रखना। ये फोटो देखो पत्ते का, इसमें आपको किनारे पर यहाँ कुछ छेद होते हैं, उनको अपने कहते हैं हाइडेथोड। हाइडेथोड जो होते हैं वो आपके वाटर पोर होते हैं, वाटर पोर हमेशा खुले रहते हैं, इनसे आपको किनारे से कुछ पानी जैसा सॉल्यूशन होता है, पानी तो होता नहीं, ये भी सवाल है कि सॉल्यूशन होता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक टाइप का सॉल्यूट होते हैं, खाली पानी नहीं होता। तो ये निकलता होता है, क्यों निकला होगा ये, क्योंकि यहाँ पर रूट प्रेशर होगा। तो यहाँ लिखा है टेक्स प्लेस इन हर्बीशियस प्लांट लाइक कोलोकेशिया, एविना, गार्डन नस्टर्शियम, इनमें आपको देखने को मिलेगा। टेक्स प्लेस थ्रू द हाइडेथोड, ये ध्यान रखना, वाटर स्टोमेटा, वाटर पोर्स इनको कहते हैं।
फ्रॉम लीफ टिप टू लीफ मार्जिन। वाटर इज लॉस्ट एज अ वाटर ड्रॉपलेट इन इम्प्योर फॉर्म हैविंग वाटर एज वेल एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट। तो ये सवाल है, आपको ध्यान रखना है, आपको खाली पानी नहीं लगा देना है इसमें। मतलब सवाल जब आएगा तो आप ये नहीं लगाएंगे कि भाई गटेशन में तो पानी निकल रहा होता है, ऐसा सवाल नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं होता कि खाली पानी आ रहा होता है, ठीक है। गटेशन में बाहर जो आ रहा होता है वो सॉल्यूशन होता है। रिगार्ड टेक्स प्लेस इन अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट, सही बात है। यहाँ पर एक सवाल ये बनता है, इपीथेम सेल्स क्या होती हैं? तो ये लूज थिन वॉल्ड लिविंग पैरेन्काइमेटा सेल होती हैं जो गटेशन को प्रमोट करती होती हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आ जाता है। हाइडेथोड में नीचे की तरफ होती हैं इपीथेम सेल जो उसको सपोर्ट करती होती है, ठीक है। तो ये है गटेशन। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ होती है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग आप सुन लीजिए। तो ब्लीडिंग में क्या होता है, भी मान लो आप जो जो जैसे सुना होगा भी, चीड़ के पेड़ पर कुछ गाड़ दो, वहाँ से सॉल्यूशन निकलता रहता है, या किसी प्लांट पर कुछ खुरच दो, काट दो, तो वहाँ सॉल्यूशन निकलता है। तो ब्लीडिंग भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्लीडिंग क्यों होती है, तो भी आपका आंसर होगा कि ब्लीडिंग इज ड्यू टू द रूट प्रेशर। ब्लीडिंग भी रूट प्रेशर की वजह से ही होती है, ये वाली बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक का। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, दैट इज द फिजिकल फोर्स थ्योरी, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट थ्योरी जो कि दुनिया में मानी गई है, जो दुनिया में चलती है, जिसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है, जो कि आपकी ट्रांसपायरेशनल पुल और कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस पर डिपेंड करती है, जो कि आपकी डिक्सन एंड जोली ने दिया था, ठीक है ना। तो इसमें इससे पहले आपको एक चीज़ देख लो, आप कैपिलरी एक्शन थ्योरी है, तो इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि वेसल्स हैव ब्रॉड ल्यूमेन, हेंस दिस थ्योरी वाज डिस्कार्डेड। तो यहाँ एक थ्योरी थी पहले कि भाई कैपिलरी एक्शन थ्योरी, मतलब कि कैपिलरीज होती हैं, उनमें पानी चढ़ता रहता है, लेकिन जाइलम वेसल चौड़ी होती है, इतना ज़्यादा कैपिलरी एक्शन दिखाती नहीं है, ठीक है। तो मेन थ्योरी आपकी है ट्रांसपायरेशनल पुल एंड कोहेसिव थ्योरी। सवाल नंबर 1 है, पूछा जाएगा ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी किसने दी है? डिक्सन एंड जोली ने दी थी। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप क्या है? आपका यही है। कह रहे वाटर में 3 प्रॉपर्टी होती है। कोहेसन होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें आपस में फोर्स होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एडेशन होता है, वाटर के मॉलिक्यूल जाइलम की दीवारों के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। सरफेस टेंशन होता है बहुत ज़्यादा। इस सब की वजह से वाटर में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो मेन जो बात है वो ये है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी वजह से वाटर में टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। जब जाइलम की वेसल से पानी खिंच रहा होता है ऊपर की तरफ, जब ट्रांसपायरेशनल पुल लग रहा होता है, जब गार्ड सेल जो होती है वहाँ से पानी बाहर जाता है स्टोमेटा से निकल करके, तो आपको पता है पीछे वाली सेल जो है उनमें से पानी आगे आएगा, क्योंकि अगले वाली सेल का डीपीडी कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। यही बातें आपको ध्यान रखनी है। जब गार्ड सेल का डीपीडी हाई होगा, ये पानी पीछे से लेगी, पिछले वाली पीछे से लेगी और पिछले वाली पीछे से लेगी। तो जो नॉर्मस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जाइलम में, सॉरी, जो सारा पानी का जो पिछले 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 पे जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन वाला, वो सारा फोर्स आकर के जाइलम पर लगता है और जाइलम से पानी फिर ऊपर खींचना शुरू हो जाता है। मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, जमीन तक लगता है, इतना ज़्यादा फोर्स होता है, ये ध्यान रखना। रूट हेयर तक लगेगा, जमीन तक लगेगा, वहीं से खींच लेगा पानी को, इतना ज़्यादा होता है। तो कभी कभी वो वाटर कॉलम टूट भी जाता है। तो मैंने अभी पीछे बताया था वाटर कॉलम को टूटे हुए को भरने का काम किसका होता है? तो टूटा हुआ वाटर कॉलम भर देगा रूट प्रेशर, ये भी एक बात है। तो यहाँ लिखा है कि मोर ऑफ लिक्विड फेज दैन ऑफ गैसियस फेज, दैट्स व्हाई वाटर राइज अप एंड CO2 सरफेस टेंशन इज मस्ट इन वाटर। तो सरफेस टेंशन होना जरूरी है, ये हटा दीजिए यहाँ से। तो राइज अप एंड सरफेस टेंशन इज मस्ट इन वाटर। नेक्स्ट है ट्रांसपायरेशन। तो अभी हमें क्या देखना है? हमें देखना है ट्रांसपायरेशन कैसे होता है, क्योंकि हमने देखा भाई एसेंट ऑफ सैप है, कोहेसन, एडेशन है, सरफेस टेंशन है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें मिलकर, कैपिलरीज भी थोड़ा बहुत होती हैं, थोड़ा बहुत कैपिलरी वाला मैटर भी होगा। तो उसके कारण क्या होता है, पानी जो है जाइलम से चढ़ता रहता है ऊपर। अब मेन बात यह है कि ट्रांसपायरेशन कैसे होता है, कैसे स्टोमेटा खुलते हैं, कैसे स्टोमेटा बंद होते हैं, ये मेन बात जानने की है। भाई पानी तो चढ़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि वो पानी के बीच में पानी ऊपर से प्रेशर लग रहा है निगेटिव, तो वो खींचेगा ही, ठीक है। लेकिन मुद्दा है कि भाई ट्रांसपायरेशन कैसे होता है, स्टोमेटा कैसे खुलते हैं। तो
इसके लिए भी थ्योरीज हैं आपकी, स्टेवार्ड की थ्योरी, शेरे की थ्योरी, लेविट की थ्योरी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो ये रहेगा कि ट्रांसपर्शन कैसे होता है। फिर इसके बाद वापस से आके हम इस पर थोड़ा बहुत प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो में, ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि फिर देखी नहीं जाती, अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश करना आप इससे पिछले वाली वीडियो जा करके देखना जिन्होंने नहीं देखी होंगी, तो यहाँ तक का फिर आपको समझ में आएगा। और बने रहना चैनल के साथ में, मैं आपको वीडियोस देता रहूँगा। नेक्स्ट जो फोटोसिंथेसिस की वीडियो है वो कल आएगी, ठीक है। तो शायद आज ही आ जाए, तो डिपेंड करता है, शायद आज शाम तक आ जाएगी। तो यहाँ तक आज आप देखना, और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपायरेशन कैसे होता है और फ्लोएम वाला ट्रांसपोर्ट देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें करा दूंगा। तो बने रहना चैनल के साथ, शेयर करना है यार अपने दोस्तों के साथ में। बाकी फिर हम एक प्रॉपर बैच में सोच रहा हूँ नीट के लिए स्टार्ट करने के लिए, एनसीईआरटी से रिलेटेड, बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी फोकस रहेगा उसमें सारा कुछ, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।